बोर्ड पे भी ध्यान दो, देखो क्या लिखा है। तो जलवायु का टॉपिक है क्लास 9 का ज्योग्राफी। क्या है टॉपिक्स देखिए। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए हमें 3 तत्व चाहिए। ध्यान से सुनो। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए कितने तत्व चाहिए? 3 तत्व। कौन कौन? वहां की स्थलाकृति को जानना पड़ेगा, वहां के अपवाह तंत्र को जानना पड़ेगा, और तीसरा कौन सा टॉपिक जानना पड़ेगा? जलवायु को। तो हम लोग स्थलाकृति तो देख चुके हैं दूसरा चैप्टर में, है ना। अपवाह देख चुके हैं किसमें? तीसरा चैप्टर में। और जलवायु हम लोग देखेंगे अभी इस चैप्टर में। जलवायु क्या है उसकी परिभाषा देखो। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्था तथा विविधता के कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। कहने का मतलब क्या कि एक लंबे समय अंतराल तक एक ही प्रकार का मौसम रहे तो क्या कहते हैं उसे? जलवायु कहते हैं। मौसम देखो क्या लिखा है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या करता है? बताता है। मौसम दिन में कभी भी बदल सकता है। मौसम दिन में क्या हो सकता है? कभी भी बदल सकता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो मौसम तथा जलवायु के तत्व तापमान है। मौसम को बदलना तापमान के कारण भी है, वायुमंडलीय दाब के कारण है, पवन के कारण है, आर्द्रता के कारण है, तथा क्या? वर्षण। इस सब के कारण क्या है? ये सब किसका? तो मौसम तथा जलवायु के क्या है? तत्व है। देखो नोट में लिखा गया है क्या? सुख। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है? अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम है ना। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार क्या होना? परिवर्तन होना। क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा गया? मानसूनी जलवायु कहा गया। भारत की जलवायु को कौन सा जलवायु कहा गया? मानसूनी जलवायु कहा गया। फिर देखो नोट कुछ और लिखा हुआ है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में क्या होता है? बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल को एग्जाम्पल कौन सा लिया? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल विश्व का 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, तो रात के समय तापमान गिर करके कितना? 15 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? पहुंच जाता है। केरल तथा अंडमान निकोबार में दिन एवं रात के तापमान लगभग क्या होते हैं? एक समान रहते हैं, ना ही ज्यादा बदलता है ना ही और कुछ होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो समुद्र से क्या? निकटता, यानी समुद्र से क्या? बहुत नजदीक में होने के कारण। फिर देखो आगे क्या है। हिमालय के क्षेत्र में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय का क्षेत्र है, वहां पर जो वर्षा होगा वो किसके रूप में होता है? हिम। हिम मतलब क्या? बर्फ के रूप में होता है। तथा देश के अन्य भागों में यह वर्षा के रूप में होता है। तथा देश के अन्य भागों में किसके रूप में होता है? वर्षा के रूप में। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ऊपर, मेघालय में कितना? 400 सेंटीमीटर से ऊपर, तो राजस्थान में कितना? 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है? वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होता है। मेघालय के कहां पर? मासिनराम में। उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती जाती है? घटते जाती है। अर्थात पूर्व कहां? पश्चिम बंगाल में अधिक, तो वहीं पर पंजाब हरियाणा में क्या हो जाता है? कम होते जाता है। फिर देखो किसी भी क्षेत्र के लिए क्या है? तो जलवायु नियंत्रण। क्या है? जलवायु नियंत्रण। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन? तो पहला अक्षांश है, यानी अक्षांश मतलब क्या? जो होता है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, इस सब प्रकार के क्या है? अक्षांश रेखा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अर्थात विषुवत रेखा से जितना अधिक दूरी पर चलते जाइएगा, तापमान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। तुंगता। तुंगता मतलब क्या? ऊंचाई। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये। तीसरा नंबर है वायुदाब एवं कौन सा? पवन तंत्र। चौथा नंबर है समुद्र से क्या? दूरी। पांचवा नंबर है महासागरीय धारा, और छठा नंबर क्या है? उच्चावच है। समझे क्या? चलो नोट करो। बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ आगे कि पृथ्वी के गोलाई के कारण, इसके गोलाई के कारण, पृथ्वी के गोलाई के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा
अक्षांश अक्षांश के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। विषुवत रेखा पे ज्यादा तो ध्रुव पर क्या होता है, कम होता है। फिर क्या लिखा है देखो, एक एक पॉइंट अलग अलग है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह की ऊंचाई की ओर जाता है, यानी पृथ्वी के सतह से थोड़ा क्या जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो वायुमंडलीय सघनता धीरे धीरे क्या होते जाती है, कम हो जाती है ना। ये सघन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा तापमान क्या होते जाता है, घट जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे ध्यान रखेंगे। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है, तो उसके अक्षांश तथा उसके ऊंचाई पर। देखो फिर क्या लिखा है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ता जाता है, प्रभाव धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। फिर अगला पॉइंट है, महासागरीय धारा समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। जब कौन सा जलधारा, महासागरीय धाराएं जब चलती है तो क्या करती है, समुद्र के तट के किनारे जितने वाले क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों को क्या, जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं वो ठंडी अथवा गर्म वायु को क्या करते हैं, अवरोधित करते हैं। जैसे कौन, हिमालय जो पर्वत है इतना ऊंचा है जो उत्तर से आने वाली हवाओं को क्या कर देता है, रोक देता है। देखो अब आया अक्षांश, कौन आया, अक्षांश। भारत को प्रभावित करने वाले क्या कारक, यहाँ पे एक थोड़ा और लिखना था, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिख लीजिए थोड़ा सा। वहां भारत को प्रभावित करने वाले कारक नहीं लिखेंगे, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। सेंटेंस नहीं बनेगा तो फिर अलग है। फिर देखो कर्क रेखा, आप सबसे पहले क्या दिया, अक्षांश, क्या दिया, अक्षांश, है ना। यहाँ पे लिख लेना है, देखिए इस जगह पे ये भारत, यहाँ पे लिख लो के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से पहला कौन आया, अक्षांश, है ना। अक्षांश क्या है, देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कहां से, बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और देश का आधा हिस्सा दक्षिण की ओर तथा आधा हिस्सा किधर की ओर है, उत्तर की ओर स्थित है। कर्क रेखा के आधा इधर, कर्क रेखा के आधा उधर है, अर्थात दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है वो क्या है, गर्म क्षेत्र में है। कर्क रेखा के जो दक्षिण में क्षेत्र है वो कैसा है, गर्म क्षेत्र है, तथा उत्तर में जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब ना ही अधिक गर्मी ना ही अधिक क्या, ठंडा क्षेत्र है। फिर आया ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में कौन सा है, हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितना, 6000 मीटर है ना। इसका कितना लिखना पड़ेगा, 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितना, लगभग 6000 मीटर है। और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। इसके बाद आएगा वायु दाब एवं पवन तंत्र। वायु दाब एवं कौन सा, पवन तंत्र। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से क्या होता है, संचालित होता है। कौन कौन से, तो पहला वायु दाब एवं धरातलीय पवनों के कारण, ऊपरी वायु परिसंचरण के कारण, तथा तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण से। चलो नोट करो। देखो आगे टॉपिक्स क्या है, जो भारत है ना, भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पावन वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत में जो व्यापारिक पवनें चलती है वो कौन सी पवनें, तो उत्तरी पूर्वी है, यानी उत्तर पूर्व से चलती है और किधर की ओर जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। एक नोट लिखाया गया है, ध्यान से देखो, कोरियोलिस बल, कौन सा लिखाया गया, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण से क्या है, देखो ये बल कहां से उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, कोरियोलिस बल कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से कौन सा बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल, है ना। फिर देखो इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर,
इस बल के कारण क्या पवने उत्तरी गोलार्ध में किधर की ओर, दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में किधर की ओर, बाई और विक्षेपित होती है ना। इसे किस नाम दिया गया, तो फेरल का नियम भी कहा गया। इसे क्या नाम दिया गया, फेरल का नियम भी। देखो, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र क्या है, अद्वितीय। क्यों, देख ध्यान से सुनो एक एक करके टॉपिक। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। सबसे पहले एक चीज जान लो, ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, यानी हाई प्रेशर होता है। और गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, इसलिए क्या होता है, हाई प्रेशर। इसीलिए देखते हो ना, पंखा को, एसी को सब कहाँ लगाया जाता है, ऊपर में लगाया जाता है। लेकिन जब हीटर कमरे में लगता है तो कहाँ लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है। तो देखो वही लिखा है, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, तो इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर क्या होती है, बहती है। यानी उत्तर से हवा किधर की ओर, दक्षिण की ओर बहना शुरू हो जाती है। फिर देखो वही तुरंत बदल जाता है गर्मी के दिनों में। कब, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और समुद्र में क्या हो जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। वायु हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करते हुए दाहिनी ओर क्या होती है, मुड़ते हुए कहां पर, तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाती है। और यही हवा क्या कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और यही हवा क्या करती है, तो भारत के मुख्य भूभाग पर क्या, वर्षा कराती है। फिर देखो ऋतुएं, क्या लिखा हुआ है, ऋतुएं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु है। भारत में मुख्यतः कितने ऋतु है, 4 ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, क्लास 9 के बुक के हिसाब से ये शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून का क्या, वापसी। इस ऋतु से है ना, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में क्या होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अभी हम लोग झेल रहे हो ना, अभी बरसात झेल रहे हो, कुछ दिन के बाद क्या आ जाएगा, ठंड। और इस बार का जो ठंड आएगा वो पूरा कपकपी का ठंड आएगा, क्योंकि जो भूमि है ना वो पूरा क्या हुआ, भीग गया है। फिर देखो देश के आंतरिक भागों में क्या होता है, ज्यादा परिवर्तन होता है, तटीय भागों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। चलो नोट करो। देखो ऋतुओं के बारे में देखना है हम लोग को। शीत ऋतु पहला बताया गया, कौन सा, शीत ऋतु। ये भारत में कब से कब शुरू होता है, तो नवंबर से शुरू होकर के का फरवरी तक रहता है ना। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे क्या होता है, अधिक ठंडा होता है। सबसे अधिक ठंडा कब, जनवरी और दिसंबर। देखो क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। उत्तर में तुषारपात, उत्तर में कौन सा, तुषारपात, तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है, हिमपात होता है। ओलावृष्टि, तुषारपात अलग अलग चीज है। ओलावृष्टि में मतलब क्या होगा, पत्थर की चट्टाने छोटा छोटा रूप में क्या होगा, पत्थर के टुकड़े के रूप में छोटा छोटा गिरेगा, है ना, जिसको हिमपात भी कहा जाता है। और देखो तुषारपात, देखते हो ना, बूंद 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 पानी क्या होगा, गिरते रहेगा। यानी कहां पर दिखेगा, तो घास पर। इस ऋतु में क्या होती है, व्यापारिक पवनें चलती है। ध्यान से देख लो फिर लिखना। इस ऋतु में कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है ना। और ये व्यापारिक पवन किधर से किधर, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूरब से किधर की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखो जिसके कारण, इस पवन के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। इस पवन के कारण क्या होती है, तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पवन समुद्र से किधर की ओर बहती है, स्थल की ओर बहती है। इसी समय देश के उत्तरी भाग में क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों, पहले भी बता दिए कि जहां ठंडी हवा है वो क्या है, हाई प्रेशर है, और जहां गर्म हवा है वहां क्या है, लो प्रेशर है। शीत ऋतु में उत्तर मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह हो जाता है। यानी किधर, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न हो जाता है ना, भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और उस चक्रवात उत्पन्न के कारण मैदानी क्षेत्रों में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं पता चलता है। यानी किधर, दक्षिण भारत जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र में जो समुद्र के किनारे किनारे बसा हुआ है उस क्षेत्र में क्या है, ठंडा पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के कोई बदलाव नहीं होता। फिर आया ग्रीष्म ऋतु। कौन सा टॉपिक? ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान उच्च होता है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस। लगभग कितना? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। वही बता रहा है कि ना ही ठंडा में प्रभाव पड़ा ना ही क्या गर्म में प्रभाव पड़ा। कब? कहां पर? तो प्रायद्वीपीय भारत में। फिर आगे टॉपिक्स लिखा है कि ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीष्म काल में तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है तथा वायु दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। इस समय लू जो चलता है, गर्मी के दिनों में क्या चलता है? लू। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है ना। ये पवन अपने साथ क्या करती है? धूल भरी गर्म हवा या शुष्क पवनें लेकर के चलती है। कभी कभी ये ठंडी हवा भी चलाती है तो धूल के साथ आया तो, और नहीं तो दिन भर दिन कैसी हवा चलती रहती है? गर्म हवा चलती रहती है ना। और गर्म हवा में लू में क्या होता है? नुकसान हो जाता है। शरीर के अंदर हाई प्रेशर और बाहर कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। तो नाक मुंह से क्या होता है? खून आ जाने की संभावना हो जाती है। देखो, लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये अपने साथ धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें लेकर चलती है यानी होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में क्या होती है? चलते रहती है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधियां आती है। मई में देखो जोर से गड़गड़ाहट के साथ साथ क्या आती है? आंधी आती है। ये आंधियां क्या करती है? गर्मी से राहत पहुंचाती है। इस मौसम में कभी कभी क्या हो जाती है? ओलावृष्टि होती है। मतलब गर्मी के दिनों में ही जो मई महीना है उस मई महीने में क्या होता है? बर्फ गिरता है। जो लोग बोलते हैं ना कि बर्फ गिर रहा है पानी के साथ साथ, ये बर्फ गिरता है। फिर देखो, बैसाख के महीना होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसून बरसात होती है ना। मानसून आने से पहले क्या होती है? बरसात होती है। मानसून भारत में 15 जून या 10 जून के बीच में आता है, लेकिन मई में ही क्या हो जाता है? बरसात हो जाती है। और इस बरसात जो हो जाता है ना, जिसके कारण से आम क्या हो जाता है? जल्दी पक जाता है। और जल्दी पक जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा भी कहा जाता है। समझे? देखो, अगला टॉपिक वर्षा ऋतु या मानसून का क्या? आगमन। भारत में मानसून का आगमन कितना? लगभग 10 जून से होता है और आगे एक महीना तक क्या होता है? आते रहता है। जून में देखो, जून में भारत के उत्तर के मैदान में निम्न दाब की अवस्था हो जाती है, क्योंकि गर्म का समय होता है और जहां तापमान अधिक होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। यानी लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? निम्न दाब हो गया। तो हवाएं किधर से किधर? हाई प्रेशर से किधर की ओर? लो प्रेशर की ओर। यानी समुद्र से किधर की ओर? भूमि की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो जून में भारत के उत्तर के मैदान में निम्न दाब का अवस्था तीव्र हो जाता है और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को क्या करता है? आकर्षित करता है। और ये व्यापारिक पवन क्या होता है? कहां से उत्पन्न होता है? तो गर्म क्षेत्र से उत्पन्न होता है। यानी गर्म क्षेत्र मतलब क्या? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर के गुजरती है और महाद्वीप में क्या करती है? बहुत अधिक नमी लाती है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनामुखी भागों में क्या करती है? भारी वर्षा होती है। पवनामुखी और पवनाभिमुखी समझ में आता है ना। एक तरफ जिधर क्या है? पहाड़ का ढाल और दूसरे पहाड़ की तरफ क्या? पहाड़ का ढाल। लेकिन पवनामुखी क्षेत्र जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, इस मौसम में बरसात वहां पर होता है क्या? नहीं होता है। तमिलनाडु, राजस्थान इटीसी के क्षेत्र में क्या मानसून के समय वर्षा होती है? नहीं होती है। चलो नोट करो।